हेलो एवरीवन। एसए हेल्थ ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, पैरामेडिकल या अन्य किसी मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है शॉक। शॉक के हम 2 वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो की जो टॉपिक रहेंगे उसमें हम जो चीजें कवर करेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट हो गया डेफिनेशन, सेकेंड टाइप्स, थर्ड पैथोफिजियोलॉजी, फोर्थ स्टेजेस, फिफ्थ कॉजेस, सिक्स्थ क्लिनिकल फीचर्स, सेवंथ डायग्नोसिस। तो चलिए अब हम शॉक के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। Shock is a life-threatening medical condition in which the circulatory system fails to deliver enough oxygen and nutrients to the body's tissues, resulting in inadequate tissues perfusion and cellular dysfunction. If not treated promptly, it can lead to organ failure and death. It means शॉक एक जानलेवा चिकित्सीय अवस्था है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन शरीर के टिश्यूज तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा पाते। इसके कारण टिश्यूज को पर्याप्त ब्लड की पूर्ति नहीं मिलती है और कोशिकाएं सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं और समय पर उपचार न मिलने पर ऑर्गन फेलर तथा मृत्यु भी हो सकती है। अब हम शॉक के प्रकार के बारे में बात करेंगे। शॉक मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं और इन सभी में शरीर के अंगों तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंचता, लेकिन कारण अलग अलग होता है। सबसे फर्स्ट हाइपोवोलेमिक शॉक, सेकेंड कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड सेप्टिक शॉक, फोर्थ एनाफाइलेक्टिक शॉक, फिफ्थ न्यूरोजेनिक शॉक, सिक्स्थ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट टाइप के बारे में। इसका फर्स्ट टाइप है हाइपोवोलेमिक शॉक। इट मीन्स ब्लड या द्रव की कमी। जब शरीर से अधिक मात्रा में ब्लड या बॉडी फ्लूइड निकल जाता है तब हम इसे हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। इसका मेन कारण होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। इट मीन्स अत्यधिक रक्तस्राव होना, डायरिया, उल्टी, फिर बर्न्स, इट मीन्स जलना, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये सारे कारण जो हैं ये हाइपोवोलेमिक शॉक के कारण होते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पे कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। ये हृदय जनित होते हैं। जब हार्ट सही से पंप नहीं कर पाता तब कार्डियोजेनिक शॉक होता है ना। इसका मुख्य कारण है हार्ट अटैक, जिसे हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन या एमआई भी कहते हैं। हार्ट फेलर, देन गंभीर एरिथमिया। ओके, इट मीन्स खराब पंप, मतलब कि कार्डियोजेनिक शॉक। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर पे सेप्टिक शॉक। इट मीन्स संक्रमण जनित। जब शरीर में गंभीर संक्रमण फैल जाता है और ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तब इसे हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। इसका मेन कारण होता है न्यूमोनिया हो गया, यूटीआई, देन सेप्सिस। ये इसके मेन कारण होते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पे एनाफाइलेक्टिक शॉक। इट मीन्स एलर्जी जनित। जब किसी दवा, भोजन या कीड़े के काटने से सीवियर एलर्जी हो जाती है तब इसे एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। इसका मुख्य कारण होता है ड्रग एलर्जी, फूड एलर्जी, बी स्टिंग। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट 5 नंबर न्यूरोजेनिक शॉक। इट मीन्स तंत्रिका जनित। जब स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम को गंभीर चोट लगती है तब न्यूरोजेनिक शॉक होता है। इसका मुख्य कारण होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये इसके मुख्य कारण होते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट 6th नंबर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, रुकावट जनित। जब हृदय या रक्त प्रवाह के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तब इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहते हैं। ठीक है, इसके जो मुख्य कारण होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म,
कार्डियक टेम्पोनेट, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो अभी हमने शॉक के टाइप के बारे में डिटेल्स में जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। शॉक के पैथोफिजियोलॉजी का फर्स्ट स्टेप होता है ट्रिगर या कॉजेस, है ना, इट मीन्स कारण। सबसे पहले कोई कारण ट्रिगर होता है, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, हेमरेज, हार्ट अटैक, गंभीर इन्फेक्शन, सीवियर एलर्जी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। शॉक की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। स्टेप नंबर 2, ब्लड वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अब कारण के अनुसार या तो शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है या पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाता है, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है ना। अब थर्ड स्टेप में होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जब ब्लड वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, यानी ब्लड पर्याप्त दबाव से शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाएगा। स्टेप नंबर 4 पे आ जाएगा टिश्यू परफ्यूजन। तो इसमें होता है परफ्यूजन का मतलब शरीर के अंगों तक पर्याप्त मात्रा में रक्त पहुंचना, है ना। तो जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो हार्ट, ब्रेन, किडनी और अन्य अंगों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचाता, इसे टिश्यू परफ्यूजन कम होना कहते हैं। स्टेप नंबर 5, ऑक्सीजन सप्लाई। ब्लड ही ऑक्सीजन लेकर जाता है, ठीक है, इसलिए जब ब्लड कम पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम पहुंचने लगेगी और कोशिकाओं को ऊर्जा बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। स्टेप नंबर 6, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। सामान्यतः कोशिकाएं ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा बनाती है ना, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बनाना शुरू करती हैं, जिसे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 7 में लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड में क्या होता है कि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा परिणाम है कि वह लैक्टिक एसिड बनने लगता है। ठीक है, जितनी देर ऑक्सीजन की कमी रहेगी उतना अधिक लैक्टिक एसिड शरीर में बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, स्टेप नंबर 8, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिड बढ़ने से शरीर का पीएच कम हो जाता है, यानी शरीर अम्लीय एसिडिक होने लगता है, इसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। नेक्स्ट आएगा 9 नंबर पे, सेल डैमेज। अब लगातार ऑक्सीजन की कमी और एसिडोसिस के कारण सेल डैमेज होने लगती है। अंग जो रहते हैं, ऑर्गन जो रहते हैं, वह ठीक से काम नहीं कर पाते। देन नेक्स्ट 10 नंबर पे आता है मल्टीपल ऑर्गन फेलर। यदि इस अवस्था में भी उपचार ना मिले तो एक एक करके कई अंग जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, ये सब काम करना बंद कर सकते हैं। इसे मल्टीपल ऑर्गन फेलर कहते हैं, जो शॉक की गंभीर अवस्था है। तो ये हो गया शॉक का पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, स्टेजेस ऑफ शॉक। अब हम बात करेंगे शॉक के स्टेजेस के बारे में। तो शॉक की विभिन्न अवस्थाओं को समझेंगे और शॉक अचानक गंभीर नहीं हो जाता, बल्कि यह धीरे धीरे 4 चरणों से होकर गुजरता है। यदि शुरुआत में इलाज मिल जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है, लेकिन इलाज में देरी होने पर स्थिति लगातार गंभीर होती जाती है। तो इस प्रकार शॉक के 4 स्टेज इस प्रकार हैं। फर्स्ट, इनिशियल स्टेज। सेकेंड, कॉम्पेंसेटरी स्टेज। थर्ड, प्रोग्रेसिव स्टेज। फोर्थ, इरिवर्सिबल स्टेज। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके फर्स्ट स्टेज के बारे में, जिसे इनिशियल स्टेज कहते हैं। ठीक है, यह शॉक की सबसे पहली अवस्था होती है। इस समय शरीर के अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं, लेकिन मरीज में कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देते। सेल्स तक ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होने लगती है और
शरीर इस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। इस स्टेज में शौक की पहचान करना मुश्किल होता है क्योंकि लक्षण बहुत कम या नहीं के बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सेकेंड स्टेज के बारे में, कॉम्पेंसेटरी स्टेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब शरीर खुद को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए हार्ट बीट तेज हार्ट जो है वो तेजी से धड़कने लगता है ताकि ब्लड अधिक पंप कर सके। रोगी की सांसें जो रहती है वो तेज हो जाती है, शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए मरीज घबराहट महसूस कर सकता है, पसीना आने लगता है और स्किन जो है वो ठंडी व पीली दिखाई देती है। स्टेज नंबर थर्ड, जिसे प्रोग्रेसिव स्टेज कहते हैं, यदि समय पर इलाज नहीं मिला तो शॉक और गंभीर हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, पल्स कमजोर महसूस होती है, किडनी तक ब्लड पर्याप्त नहीं पहुंचता है, इसलिए यूरिन कम बनने लगता है, ब्रेन तक भी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके स्टेज नंबर 4 के बारे में, जिसे इरिवर्सिबल स्टेज कहते हैं। ठीक है, यह शॉक की गंभीर और अंतिम अवस्था होती है। अब शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हार्ट हो गया, किडनी, ब्रेन और लीवर काम करना बंद करने लगते हैं और मरीज कोमा में जा सकता है, और यदि तुरंत इलाज ना मिले तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हो गए शॉक के स्टेज, इन्हें हमने डिटेल्स में समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ शॉक। शॉक के कारणों के बारे में हम अब बात करेंगे, है ना। तो हम जानेंगे कि शॉक किन किन कारणों से हो सकता है। याद रखिए, कारण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अंत में सभी कारणों का परिणाम एक ही होता है, शरीर के अंगों तक पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, यही इसका अंतिम परिणाम होता है। ठीक है, तो अब हम इसके कारण जो इस प्रकार हैं, फर्स्ट सीवियर ब्लीडिंग, सेकेंड डिहाइड्रेशन, थर्ड बर्न, फोर्थ इन्फेक्शन सेप्सिस, फिफ्थ एलर्जी, सिक्स्थ हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट कारण इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हो गया सीवियर ब्लीडिंग, इट मीन्स अधिक रक्तस्राव, है ना। तो यदि किसी व्यक्ति का बहुत अधिक खून बह जाता है तो शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, इससे ब्लड प्रेशर गिर जाता है और शरीर के अंगों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, जैसे कि सड़क दुर्घटना हो गया, ऑपरेशन के दौरान अधिक ब्लीडिंग हो गया, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव हो गया। तो ये सीवियर ब्लीडिंग के कारण हो सकते हैं। अब हम इसके सेकंड कारण डिहाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे। जब शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत अधिक कमी हो जाती है तो शरीर में ब्लड की मात्रा भी कम होने लगती है, इससे भी शॉक हो सकता है, जैसे कि डायरिया हो गया, वोमिटिंग, तेज बुखार, पर्याप्त पानी ना पीना इत्यादि। ठीक है, थर्ड बर्न है। बर्न में क्या होता है कि शरीर का बड़ा हिस्सा जल जाता है तो स्किन से बहुत अधिक पानी और प्लाज्मा बाहर निकल जाता है, इससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और मरीज शॉक में जा सकता है। फोर्थ नंबर इसका इन्फेक्शन या सेप्सिस, जिसे संक्रमण कहते हैं। जब शरीर में गंभीर संक्रमण फैल जाता है तो उसे सेप्सिस कहते हैं। इस स्थिति में ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और सेप्टिक शॉक हो सकता है, जैसे कि निमोनिया, यूटीआई, गंभीर घाव इत्यादि। ठीक है, इसका कॉज नंबर 5 एलर्जी। यदि किसी व्यक्ति को किसी दवा, भोजन या मधुमक्खी के डंक से गंभीर एलर्जी हो जाए तो शरीर अचानक प्रतिक्रिया करता है, ब्लड प्रेशर तेजी से गिर जाता है और एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। ये हो गया फिफ्थ नंबर का एलर्जिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कारण नंबर 6 की, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, हृदय की समस्याएं।
यदि हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर पाता तो शरीर के अंगों तक ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता और कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलर, गंभीर एरिथमिया। ठीक है, अभी हमने शॉक के कारणों के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स, इट मीन्स शॉक के लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे। अब हम जानेंगे कि यदि किसी मरीज को शॉक हो जाए तो उसके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण इसलिए होते हैं क्योंकि शरीर के अंगों तक पर्याप्त ब्लड एवं ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट, टेकीकार्डिया। सबसे पहला लक्षण टेकीकार्डिया यानी हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के लिए हार्ट से ज़्यादा तेजी से ब्लड पंप करवाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, टेकिपनिया, तेज सांस लेना। टेकिपनिया इट मीन्स तेज सांस लेना। ठीक है, इसका दूसरा लक्षण है। तो मरीज तेजी से सांस लेने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसलिए शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है। थर्ड, लो ब्लड प्रेशर, बीपी का कम होना। शॉक का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है ब्लड प्रेशर का कम होना। जब शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो जाए या हार्ट सही से पंप ना कर पाए तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है। इसका फोर्थ, वीक पल्स। ठीक, वीक पल्स इट मीन्स कमजोर नाड़ी, है ना। तो मरीज की नाड़ी तेज हो सकती है लेकिन उसे महसूस करने पर वह कमजोर लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होने से ब्लड का प्रवाह भी कम हो जाता है। अब नेक्स्ट 5 नंबर पे, कोल्ड क्लैमी स्किन, ठंडी और पसीने वाली त्वचा। शॉक में मरीज की त्वचा ठंडी और पसीने से भीगी हुई महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर महत्वपूर्ण अंगों जैसे ब्रेन और हार्ट को ज़्यादा रक्त भेजता है और त्वचा में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। 6 नंबर पे, पेल स्किन, पीली त्वचा। त्वचा पीली दिखाई देने लगती है। इस कारण भी त्वचा कम रक्त पहुंचना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे 7 नंबर पे, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। तो मरीज घबराया हुआ और बेचैन दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती है। 8 नंबर पे आता है डिक्रियाज्ड यूरिन आउटपुट, यूरिन का कम आना। शॉक में यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचता जिससे वह कम यूरिन बनाती है। तो हमने अभी तक क्लिनिकल फीचर्स, इसके मतलब कि शॉक के लक्षणों के बारे में भी अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि शॉक को कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। अब हम बात करेंगे शॉक के डायग्नोसिस के बारे में, इसकी जांच कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम जानेंगे कि यदि किसी मरीज को शॉक होने का संदेह हो तो डॉक्टर कौन कौन सी जांचें करवाते हैं। इन जांचों का उद्देश्य केवल शॉक की पुष्टि करना ही नहीं बल्कि उसके कारण का पता लगाना भी होता है। तो सबसे पहले हम इसका पेशेंट का बीपी मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं। सबसे पहले मरीज का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। देन शॉक में सामान्यतः ब्लड प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि शरीर के अंगों तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच पाता है, इसलिए बीपी लो रहता है। इसका महत्वपूर्ण संकेत रहता है कि ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है। अब बात करते सेकेंड, पल्स रेट। अधिकांश प्रकार के शॉक में हार्ट तेजी से धड़कता है इसलिए पल्स रेट बढ़ जाती है। हालांकि न्यूरोजेनिक शॉक में पल्स धीमी भी हो सकती है। देन इसके बाद हम जांच करेंगे ईसीजी की, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं।
यदि डॉक्टर को लगता है कि शॉक का कारण हार्ट की समस्या हो सकती है तो ईसीजी भी किया जा सकता है। इससे हार्ट अटैक, एरिथमिया या अन्य हार्ट संबंधी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। देन इसके बाद हम करेंगे एबीजी। एबीजी का फुल फॉर्म है एट्रियल ब्लड गैस। एबीजी टेस्ट से यह पता चलता है कि शरीर में ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है और ब्लड का पीएच कैसा है। शॉक में अक्सर ऑक्सीजन कम हो जाती है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे से लंग्स और हार्ट की स्थिति देखी जा सकती है। यदि निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा या टेंशन न्यूमोथोरैक्स जैसी समस्या हो तो उसका पता चल जाता है। देन हम जांचों में सीबीसी, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, ये भी करवाएंगे। सीबीसी में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे यदि इन्फेक्शन हो तो डब्ल्यूबीसी बढ़ सकते हैं। यदि अधिक ब्लीडिंग हुआ है तो हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। इसलिए सीबीसी शॉक के कारण को समझने में मदद करता है। और इसके अलावा सीरम लैक्टेट, ये भी हम जांच करवाएंगे। यह शॉक की सबसे महत्वपूर्ण जांचों में से। यदि शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन कम पहुंच रही है तो लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। जितना अधिक सीरम लैक्टेट होगा उतना ही गंभीर शॉक हो सकता है। देन इसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट्स की भी जांच करवाएंगे। इस जांच में सोडियम, पोटेशियम और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा देखी जाती है। इनकी कमी या अधिकता से मरीज की स्थिति और उपचार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। फिर हम इसके यूरिन आउटपुट की भी जांच करेंगे। किडनी तक पर्याप्त ब्लड पहुंच रहा है या नहीं, इसका सबसे आसान तरीका है यूरिन आउटपुट देखना। ठीक है, अब लास्ट में हम इसका अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर ब्लीडिंग या पेट में फ्लूइड, हार्ट की स्थिति या अन्य कारणों का पता लगाया जाता है। विशेषकर ट्रॉमा वाले मरीजों में यह जांच बहुत उपयोगी होती है। तो हमने जाना अभी कि शॉक को किस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसकी जांचें कौन कौन सी होती हैं। शॉक के आज हमने इतने सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं डेफिनेशन, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, शॉक के स्टेजेस हो गया, कॉजेस हो गया, क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। याद रखिए, हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत परीक्षा में बड़ी सफलता की कुंजी बनती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज और फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, इनकी क्लास लगातार मिलती रहे तो ऐसे हेल्थ ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में हम आपके लिए शॉक के अगले टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए खूब पढ़िए, नियमित प्रैक्टिस कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए।